मीडिया के साथियों का आज के इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज जन स्वराज की ये प्रेस वार्ता बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर रखी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से बिहार में नई सरकार बनी है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ते जा रहा है और उसके ऊपर सरकार और पुलिस प्रशासन की लिपापोती जिस तरीके से उनका रवैया दिख रहा है, उससे साफ ये प्रतीत होता है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिहार में बच्चियां सुरक्षित नहीं है और अब पूरे बिहार के लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं बिहार में पुलिस प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया सुधरे। और इसी को लेकर जन स्वराज पूरी मजबूती के साथ उन महिलाओं की आवाज को और बिहार के माता पिता जो अपने बच्चे को बहुत ही उम्मीद के साथ पटना के हॉस्टल में भेजते हैं, अलग अलग जगह पर भेजते हैं, उनको भी ये विश्वास दिलाना जन स्वराज की जिम्मेदारी है कि हम उनको विश्वास दिलाएं कि किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित बिहार में रखने के लिए पुलिस प्रशासन का रवैया और सरकार का रवैया बदले। इसी को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता है। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ आदरणीय श्री जयप्रकाश सिंह जी हैं, जो कि अपर पुलिस महानिदेशक हिमाचल पुलिस रहे हैं। हमारे साथ सोनाली यादव जी हैं, जो जन स्वराज की प्रवक्ता है। और हमारे साथ इंजीनियर दीपक जी हैं। मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है। तो बिना समय गवाए मैं आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये प्रेस वार्ता किस विषय पे बुलाई गई है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही हम जाएं तो 2015 से लेकर 2024 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा है अपराध का, उस राष्ट्रीय आंकड़े से अगर तुलना करें तो बिहार में 80% अपराध की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है। 2015 से और 2024 की तुलना करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बढ़ोतरी 24% है, लेकिन बिहार में ये बढ़ोतरी 80% से भी ज्यादा है। ये अपने आप में बताता है कि बिहार में क्राइम की, अपराध की स्थिति क्या है। 2025 पे आते हैं। 2025 आपको मालूम है कि चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष की वजह से तो आवेदनकर्ता को कोर्ट में जाना पड़ता है, सीजेएम कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां पर पिटीशन फाइल करो और उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बिहार में 100% नहीं है। आप केस दर्ज कराना चाहते हैं तो इतनी आसानी से केस दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में केसों में कमी नहीं आई। इसका मतलब है कि अगर 100% रजिस्ट्रेशन होता तो केसों की संख्या और ज्यादा बढ़ती। हम लोग सरकारी डेटा के अनुसार भी चलें तो ओवरऑल बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अपराधों की संख्या ज्यादा है। और इसके कारण पे अगर हम जाएं तो 4-5 मुख्य कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले तो शुरू करते हैं शराबबंदी से। और जो यहाँ पर बालू का इलिसिट ट्रेड चलता है, शराबबंदी और बालू से इलिसिट ट्रेड चलता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जिला स्तर पे जो पुलिस है उनकी प्रायोरिटी में शराबबंदी को लागू करना आ गया। सो
पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो बड़े अपराध हैं, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, इस तरह के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए वो मौजूद ही नहीं है। सबसे ज्यादा पुलिस का आकर्षण इन सब अपराधों को रोकथाम में है, क्योंकि उसमें संभावना रहती है कि हमें आमदनी भी होगी, और इसलिए सब लोग, अधिकांश लोग उसी में लगे हुए हैं। तो पुलिस की प्राथमिकता में ही नहीं है जितने संगीन जुल्म है उनको कैसे रोका जाए, ये मुझे पहला मुख्य कारण समझ में आ रहा है। दूसरा कारण कि अगर केस दर्ज हो गया तो अनेक कारणों से, चाहे स्थानीय प्रभाव से या लोभ की वजह से, जो पुलिस के जो थाना स्तर पे अधिकारी हैं वो मुजरिम को नहीं पकड़ते हैं, उनको समय देते हैं, बेल ले लो नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। तो जब नहीं पकड़ते हैं टाइम से, तो इस बीच में वो खुले रहते हैं दूसरा अपराध करने के लिए, और इस वजह से भी अपराध की संख्या बढ़ती है। एक डेटा के अनुसार बिहार में पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट 80,000 टू 1 लाख पेंडिंग केसेज हैं, जिसमें वारंट इशू है और जिसमें कुर्की जब्ती का भी ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हजार केसेज में, लेकिन वो सब पेंडिंग है। प्रोविजन है कानून में कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो कुर्की जब्ती करिए। कुर्की जब्ती का ऑर्डर हुआ है 10 से 15 हजार केसेज में बिहार में। इतना तामील नहीं हुआ है, तामील अगर हुआ है वो तो अलग है, इतनी संख्या में तामील नहीं हुआ है। तो 80,000 से लेकर 1 लाख से अधिक केसेज हर साल वारंट केसेज में और कुर्की जब्ती केसेज में तामील नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और फिर वो अपराध करते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस की नौकरी में कुछ इस तरह के तत्व आ चुके हैं जो जिनकी कर्तव्य निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म में क्वेश्चन मार्क है। तभी तो कोई थाना अधिकारी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दबाव में या पैसे के लोभ में आकर केस की सही जांच नहीं करता, मुजरिमों को नहीं पकड़ता, या इस तरह से लोगों को गुमराह करता है कि बलात्कार और हत्या के मामले को आत्महत्या दिखाया जाता है। तो इस तरह के भी तत्व पुलिस विभाग में आ चुके हैं, जिनको जनहित से संवेदनशीलता नहीं है और जो पैसे कमाने के लोभ में या हो सकता है स्थानीय दबाव में वो लोग प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से और अनेक कारण हो सकते हैं। जो क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, कई बार है कि जो यंग टीनेजर्स हैं पॉकेट खर्च के लिए भी छोटे मोटे पेटी क्राइम्स कर देते हैं। कई बार उसमें लव एंगल होता है, कई बार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, कई बार नशे की वजह से ये सारी चीजें होती है। बट मिला जुला के पुलिस, और खासकर बिहार पुलिस की हम बात करें तो बिहार पुलिस में आज के डेट में थाना लेवल पर जो संवेदनशीलता का अभाव है और प्रोफेशनलिज्म का अभाव है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ता है। पुलिस विभाग की अपनी समस्याएं हैं, पुलिस बल में संख्या का भी अभाव है, मोबिलिटी का दिक्कत है, कम्युनिकेशन का दिक्कत है, उनके प्रॉब्लम्स हैं। बट उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। अगर नहीं कर रही है राज्य सरकार, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की नियत पे प्रश्न उठा रहा है कि पुलिस उनकी प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती तो उनको अच्छी गाड़ी दी जाती, उनको अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम दिया जाता और पुलिस विभाग में जो वैकेंसीज है उसको भी भरा जाता। तो वो सब दिक्कत है। लेकिन जो भी हमारे पास पुलिस बल है, जो भी उनकी संख्या है, वो भी ऑप्टिमली और डिवोटेडली, सिंसियरली नहीं यूज हो रहा है, और इसकी वजह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। पिछले कई हफ्तों में अगर देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
अभी हाल में अभी पटना में जो संगीन अपराध हुआ है वो तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि ये राजधानी में हुआ है। यही क्राइम हो सकता है कि कटिहार में हुआ हो या गोपालगंज में हुआ हो, तो शायद इतना उसको मीडिया लाइमलाइट नहीं मिलता। और ऐसे अनेक क्राइम हो रहे हैं जिसको इस तरह का मीडिया लाइमलाइट नहीं मिल पाता है। इसमें संयोग ये रहा कि ये घटना हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आई और पता चला कि जो ये विक्टिम का परिवार है, पीड़िता का परिवार है, गरीब परिवार है और कोई उसकी आवाज नहीं उठा रहा है और इसमें पटना पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उन्होंने तय किया कि हम इस पीड़ित परिवार का, इस गरीब परिवार का हम लोग आवाज बनेंगे। और फिर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे गया और फिर सारी घटना की जानकारी हुई। मैं भी उसमें था और जो बातें पीड़ित परिवार ने बताई और पीएमसीएच का रिपोर्ट दिखाया, उसको मैंने भी पढ़ा, प्रशांत जी ने भी पढ़ा। उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट था कि ये रेप का मामला है। लेकिन उस दिन तक पुलिस का वर्सन ये था कि ये आत्महत्या का मामला है और कहां से ड्रग्स बरामद हुआ, क्या क्या कहानियां रची जाने लगी, कैसे अस्पताल में गए और परिजन बताए कि जो मुख्य आरोपी था उसी को थाना में बैठा के अंगीठी हीटर सिखवाया जा रहा था। पुलिस कस्टडी ये इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको नहीं रख के, पुलिस रिमांड ना लेके उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया जल्दी से जल्दी। तो एक तरह से पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास किया गया। हम लोग इस मामले को उठाए और उसी दिन हम लोग 2-3 बजे लौट के आए हैं जहानाबाद से और शाम को पुलिस महानिदेशक महोदय ने एसआईटी का गठन कर दिया। यह एक संतोषजनक और काबिले तारीफ पहल थी पुलिस महानिदेशक की। दूसरे दिन हम लोग एसएसपी पटना से मिले और हम लोगों ने बताया 3-4 जो हमारी मांगे थी उसमें ये भी था कि थाना अध्यक्ष के लेवल पर बहुत लापरवाही हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लड़के इस केस की आवाज बन के कारगिल चौक पे धरना प्रदर्शन किए थे उन पर भी केस दर्ज है। तो उन पर पुलिस सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन पर कोई कोएर्सिव एक्शन ना हो। इन तमाम बातों पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने विचार करने का वादा किया कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। और इन सब चीजों का परिणाम ये हुआ कि ये मामला हाईलाइट हुआ है और इस स्टेज में आया है कि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके कातिल पकड़े जाएंगे। एक चीज और जो बिहार पुलिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जब पीएमसीएच का रिपोर्ट आ गया उसके बाद सुनने में आया कि सेकेंड ओपिनियन के लिए इसको एम्स भेजने का प्रयास किया जा रहा था। इससे भी बिहार पुलिस का इंटेंशन जो है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आने लगा कि कहीं एसआईटी भी तो नहीं इसमें लिपापोती का प्रयास कर रही है। लेकिन एक और अच्छा चीज हुआ, कहा जाता है कि सच को कितना भी दबाओ वो अपने तरीके से वो उभर के सामने आ ही जाता है। एफएसएल रिपोर्ट आया और एफएसएल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो अब ये सेटल्ड इशू है और इस पर संभवतः एसआईटी कार्रवाई कर रही है। कितनी त्वरित कार्रवाई करके गुनाहगारों को पुलिस पकड़ती है ये देखने की बात है। उम्मीद की जाती है कि इस घटना में केवल वे ही नहीं संलिप्त हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हॉस्टल संचालिका से लेकर उनके परिवार के लोग, अस्पताल में जो डॉक्टर जो इनिशियली लड़की का ट्रीटमेंट किए हैं और वे सारे लोग जो पुलिस पर दबाव बनाए हैं, चाहे रुपए के माध्यम से या राजनीति के माध्यम से दबाव बनाए हैं, ये सारे लोग इसमें गुनाहगार हैं। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है और उसके तहत
इस तरह की वारदातें हो रही हैं। हमें अंदेशा है कि केवल पटना में नहीं, अन्य जगह भी ये घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है जो घटना खगड़िया में हुई, जो घटना मधेपुरा में हुई हो, उसको इस तरह की आवाज नहीं मिली हो, लेकिन अगर एसआईटी इस जांच को लेकर तह तक जाएगी तो इसके नए नए विलेन निकलेंगे और चारों तरफ गुनहगार पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि एसआईटी इसके हर पहलू पर विशेष रूप से जांच करे और कोई भी गुनहगार हो उसको कठोर से कठोर पुलिस से ये उम्मीद करता हूं। आज के डेट में जिस तरह से पटना पुलिस ने इस घटना को मिस हैंडल किया है, बिहार पुलिस जनता के कटघरे में है। अब एसआईटी के माध्यम से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके और दोषियों को सजा दिलाकर बिहार पुलिस को साबित करना होगा कि उनकी नियत साफ है और तभी जनता को उनमें जो विश्वास है वो वापस होगा। तो इस विषय पे मुझे इतना ही कहना है और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपराध में पुलिस के और विशेष जांच दल में अधिकारी को रखा गया, जिसका बयान डॉक्टर का बयान उस पर भी सवाल उठा तो अपराध सीआईडी बन गया। परिजन मांग रहे हैं सीबीआई तो पहले जितने भी कांड होते रहे, न्यायालय को हस्तक्षेप करना, अब क्या देखिए, डेमोक्रेसी में पब्लिक फेथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पीड़ित परिवार को या समाज को लग रहा है कि बिहार पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है, जिन वजहों से भी सही, और मांग कर रही है कि मामला को सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए, तो ये उचित है कि पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। ये एक अगर राज्य सरकार इसको सीबीआई को देती है तो एक ये प्रशंसनीय कदम होगा। ऐसे जो पहले बालिका न्यायालय को हस्तक्षेप करके होने की, इसमें क्या लग रहा है सरकार या कोई न्याय? देखिए, अभी तक तो अगर बिहार सरकार इस मामले को सीबीआई को रेफर कर देती है तो ये पर्याप्त होगा और सीबीआई अपने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसलिए उनकी फेयरनेस पर, उनके ऑब्जेक्टिविटी पर अनायास प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मामला सीबीआई को रेफर होगा तो केस की सही और निष्पक्ष जांच होगी। सर, ये पहला मामला नहीं है कि जिसमें पुलिस चीजों को पुलिस के संज्ञान में सारी चीजें थी, उसके बावजूद भी लीपापोती की। बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में जब क्राइम होते हैं तो पुलिस इस तरह की लीपापोती में लग जाती है, तो क्या वैसे पूरे पुलिस टीम को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं, उस पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं? आप 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हो, फिर पुलिस बहाल हो जाते दूसरे थाने में। तो क्राइम तो सबसे पहले पुलिस करती है, अपराधी का मनोबल तो पुलिस बढ़ा रही है, तो पुलिस पे तो कोई एक्शन होता नहीं, किसी की भी सरकार हो। देखिए, इस केस में जो थाना अधिकारी रही हैं रोशनी कुमारी, और उनके साथ एक और भी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। जो प्रक्रिया है कि इसमें विभागीय जांच होगी और जांच में अगर वो दोषी पाई जाती है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये देखने की बात होगी कि किस तरह की जांच होती है और जांच में क्या आता है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। देखिए, जांच भी केवल सेंटिमेंट से नहीं होता है, जो उनसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनको जांच दिया जाएगा
उनको भी मौका दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने टाइम के ऑफ लिए। ट्रांसपेरेंसी में सर रोशनी कुमारी जो धारा 201 अभी जो 238 हो गई है उसमें सीधा नियम है कि उसने तथ्य को छिपाया है, सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है। आप एडीजी हिमाचल रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है रोशनी कुमारी के साथ, इस पर सीधा जवाब दीजिए। देखिए विभागीय जो